प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति पर विचार विमर्श करेंगे और इसके पश्चात आप लक्षणा शब्द शक्ति को जान पाएंगे, उसके भेदों को जान पाएंगे एवं काव्य में, साहित्य में लक्षणा शब्द शक्ति की उपयोगिता, उसके महत्व को जान पाएंगे। मित्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने शब्द शक्ति के अंतर्गत अभिधा शब्द शक्ति पर विचार किया था। आज हम सब लक्षणा शब्द शक्ति पर विचार कर रहे हैं। मित्रों, लक्षणा शब्द शक्ति का आधार होता है लक्षक शब्द, और लक्षक शब्द के माध्यम से जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, जिस अर्थ की अभिव्यक्ति या प्रतीति होती है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और इस लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाला, प्रतीति कराने वाला, अभिव्यक्ति कराने वाला जो व्यापार है, जो शक्ति है, जो वृत्ति है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में मित्रों मुख्यार्थ की बाधा हो जाती है। और मुख्यार्थ की बाधा होने पर ही रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में हम लोग 3 महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एक, मुख्यार्थ की बाधा हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिधा शब्द शक्ति, जिसका शब्दवाचक शब्द होता है और जिससे वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या संकेतार्थ की प्रतीति कराई जाती है, तो जहाँ अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति में असमर्थता प्रकट होती है, मुख्यार्थ के द्वारा जो वांछित अर्थ है उसकी प्रतीति सहृदय या पाठक को नहीं हो पाती है, वहाँ पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति करवाई जाती है। तो जो पहला तथ्य है वह है कि इसमें मुख्यार्थ की बाधा हो जाती है। और दूसरा तथ्य है कि मुख्यार्थ जो है वह लक्ष्यार्थ से जुड़ा हुआ होता है। मित्रों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की थी कि लक्षणा शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति की पुच्छभूता भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लक्ष्यार्थ है वह मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ होता है।
और जो तीसरा तथ्य है वह है कि मूल में रूढ़ि अथवा प्रयोजन का होना। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ के बाधित होने पर लक्ष्यार्थ के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति या अभिव्यक्ति कराई जाती है उसके मूल में रूढ़ि अथवा प्रयोजन होता है। उदाहरण के लिए मित्रों, अगर हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है और वह हम लोगों को उत्तर देता है कि मेरा घर सड़क पर है। अब मित्रों, सड़क पर किसी का घर भला कैसे हो सकता है? अतः यहाँ हम लोग देखते हैं कि सड़क पर घर होने में यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है और इसमें हम लोग प्रयोजन के आधार पर घर एवं सड़क की समीपता के आधार पर इस अर्थ को प्राप्त करते हैं कि जो बताने वाला वक्ता है उसका घर जो है वह सड़क के किनारे हैं, एकदम सड़क से सटा हुआ है। उसने कहा है कि एकदम सड़क पर है, सड़क से सटा हुआ अर्थ हम लेते हैं। तो यह जो अर्थ है सड़क से सटा हुआ, यह रूढ़ि एवं प्रयोजन के आधार पर प्राप्त किया गया है और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। मित्रों, रूढ़ि एवं लक्षणा इन्हीं के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद किए गए हैं। एक रूढ़ि लक्षणा एवं दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा का संबंध हम लोगों ने देखा था कि वैसे अर्थ से है जो किसी शब्द के साथ रूढ़ हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रचलित या जो प्रसिद्ध अर्थ हैं, जब उनका प्रयोग होता है लक्षणा के संबंध में, तब वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। अब इसको हम लोग मित्रों इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई कहे कि पंजाब वीर है, राजस्थान वीर है, कलिंग वीर है, तो राजस्थान, पंजाब एवं कलिंग यानी उड़ीसा आज का, ये एक क्षेत्र प्रदेश हैं और क्षेत्र प्रदेश भला वीर कैसे हो सकता है? तो रूढ़ि के आधार पर प्रसिद्धि या प्रचलन के आधार पर इन प्रदेशों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि यहाँ के नागरिक वीर होते हैं, साहसी होते हैं। इसी आधार पर जो है इसका अर्थ निकलता है रूढ़ि लक्षणा का। प्रयोजनवती लक्षणा फल विशेष से जुड़ा हुआ होता है। अब मित्रों, हम पुनः प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद करके देखते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद किए जा सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, समझने के लिए।
एक भेद है गौणी प्रयोजनवती लक्षणा एवं दूसरा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। गौणी प्रयोजनवती लक्षणा का संबंध गुण सादृश्य से माना जाता है। गुण से गौणी प्रयोजनवती लक्षणा का संबंध है। जैसे अगर हम कहें कि महाराणा प्रताप शेर थे, तो मित्रों महाराणा प्रताप तो एक मनुष्य थे, वे शेर कैसे हो सकते हैं? तो मुख्यार्थ की बात है यहाँ है। किंतु महाराणा प्रताप की वीरता और शेर की वीरता में गुण सादृश्य है। अतः यहाँ हम लोग गौणी प्रयोजनवती लक्षणा की उपस्थिति देखते हैं। यह गौणी प्रयोजनवती लक्षणा का एक उदाहरण है। इसके बाद मित्रों शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा में गुण के अतिरिक्त जो अन्य संबंध हैं उसके आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति का वर्गीकरण होता है। पहले हम लोग गौणी प्रयोजनवती लक्षणा के भेदों पर विचार कर लें संक्षेप में। तो मित्रों गौणी प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं। एक सारूपा गौणी लक्षणा एवं दूसरा साध्यवसाना गौणी लक्षणा। सारूपा गौणी लक्षणा में मित्रों हम लोग देखते हैं कि सारूप रूप का आरोप होता है। यहाँ पर सांग रूपक का प्रयोग किया जाता है। सांग रूपक अलंकार में विशेष रूप से गौणी लक्षणा का उपयोग या व्यवहार होता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सम हर से लोचन भृंग। श्री राम की उपस्थिति को बाल पतंग के सांग रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है और उससे संत जो कमल के समान हैं उनको उसी प्रकार खुशी प्रसन्नता आह्लादकता होती है जिस प्रकार से कमल को बाल सूर्य को देख करके होती है। साध्यवसाना लक्षणा में जो शब्द एवं लक्ष्यार्थ का जो संबंध होता है, लक्षक एवं लक्ष्यार्थ का जो संबंध होता है वह आधार आधेय संबंध के द्वारा होता है, कारण कार्य संबंध के द्वारा होता है एवं अंगी आंगेय संबंध के द्वारा होता है। मित्रों अगर हम लोग कहें कि किसी का घर गंगा की लहरों पर है, हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी इस बात पर, तो यहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है और इसका एक अर्थ निकलता है कि गंगा के तट पर घर है। तो यहाँ पर जो है वह सामीप्य संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। अतः यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि
साध्यवसाना लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। गौणी लक्षणा के पश्चात मित्रों हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा भेद है वह है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, कनक लता मही इंदु, इंदु मही अरविंद। कनक लता इंदु और इंदु में अरविंद, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जहाँ अर्थ हो, संश्लिष्ट अर्थ हो, श्लेष अर्थ हो, श्लेष अलंकार की उपस्थिति हो, जहाँ वहाँ पर उपादान लक्षणा का प्रयोग होता है। लक्षण लक्षणा का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि आपूर्घीतम, माफ करेंगे, आयुर्घीतम, आयुर्घीतम। तो घी को आयुष कहा गया है, आयुर या आयुष कहा गया है, और इससे यह अर्थ लक्षण के आधार पर निकलता है कि घी जो है वह आयुर्वृद्धि में, सबलता में, पुष्टता में सहायक होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लक्षण लक्षणा देखते हैं। मित्रों, उपादान लक्षणा में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है कि इसमें मुख्यार्थ उपस्थित होता है और उसके साथ लक्ष्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ की उपस्थिति में जहाँ लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ उपादान लक्षणा की उपस्थिति मानी जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाले को देख करके कोई कहता है कि लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी का संबंध जो है वह आधार आधेय संबंध के कारण पुलिस वाले से है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पुलिस वाला यानी लक्ष्यार्थ भी उपस्थित होता है और पगड़ी, लाल पगड़ी वाला मुख्यार्थ भी उपस्थित होता है, और उसी के मुख्यार्थ की उपस्थिति में लक्ष्यार्थ की प्रतीति, अभिव्यक्ति करवाई जाती है। अतः यहाँ उपादान लक्षणा मानना चाहिए। उपादान लक्षणा के बाद जो है दूसरा जो भेद हम लोगों ने देखा वह लक्षण लक्षणा का है, और इसमें मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात लक्ष्यार्थ का बोध होता है। अब हम लोगों ने देखा है पहले भी उदाहरण में कि आयु को घृत कहा गया है, और आयु को जो है घृत कहना मुख्यार्थ की बाधा उत्पन्न करता है, किंतु जब हम उसका पोषक रूप, सबलता प्रदान करने वाला रूप, वृद्धिकारक गुण या रूप ग्रहण करते हैं तो उसका लक्ष्यार्थ
प्रकट हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज कि जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति करवाई जाती है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ की अभिव्यक्ति करवाई जाती है। इसमें 3 प्रमुख बातें हैं। 1, मुख्यार्थ की बाधा होती है। 2, मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ जुड़ा होता है। एवं तीसरा, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ की प्रतीति करवाई जाती है, प्रतीति होती है। इसी रूढ़ि एवं प्रयोजन के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद किए गए हैं। रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ि लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। पुनः प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हम लोगों ने किया था, गौणी लक्षणा एवं शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा के पुनः 2 भेद, सारूपा गौणी लक्षणा एवं साध्यवसाना गौणी लक्षणा, और शुद्धा लक्षणा के हम लोगों ने अंत में 2 भेद करके देखे थे। एक उपादान लक्षणा, जिसे अजहत स्वार्था भी कहा गया है, और लक्षण लक्षणा, जिसे जहत स्वार्था भी कहा गया है। अगली कक्षा में हम लोग व्यंजना शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।